यह करोड़पति एक बैंक लूट रहा है, लेकिन अजीब बात यह है कि 50 लाख नकद छीनने के बाद भी उसका भागने का कोई इरादा नहीं है। वो जानबूझकर समय बर्बाद कर रहा है, बैंक मैनेजर के साथ हल्की फुल्की बातचीत कर रहा है, इधर उधर की बातें कर रहा है। जब तक पुलिस नहीं आ जाती तब तक वो शांत होकर सरेंडर नहीं करता, जैसे कि ये सब उसकी प्लान का हिस्सा था। ये हैंडसम आदमी और कोई नहीं बल्कि माइकल है, जो हजारों युवा महिलाओं के दिलों की धड़कन और प्रिजन ब्रेक की कहानी का मास्टरमाइंड है। अमेरिकी टीवी सीरीज प्रिजन ब्रेक की महानता को और समझाने की जरूरत नहीं है। यह कहा जा सकता है कि किसी अन्य शो ने इतनी सनक पैदा नहीं की, और कई लोगों के लिए अमेरिकी टीवी ड्रामा से उनका परिचय इसी शो से हुआ था। कोर्ट में माइकल किसी भी बचाव से इनकार कर देता है। वेरोनिका, जो माइकल से गहरा संबंध रखने वाली एक बचाव वकील है, यह समझ नहीं पाती कि माइकल जैसा प्रतिष्ठित स्कूल से पढ़ा हुआ प्रतिभाशाली ग्रेजुएट, जिसके पास जाहिर तौर पर पैसे की कमी नहीं है, बैंक लूटने जैसा मूर्खतापूर्ण काम क्यों करेगा। इसके अलावा वो अपने सभी अधिकारों को छोड़ देता है, उसका एकमात्र ध्यान जेल जाने पर है। माइकल का असली मकसद क्या हो सकता है? आखिरकार कोर्ट माइकल को अधिकतम सुरक्षा वाली जेल में 5 साल की सजा सुनाती है। माइकल की केवल एक ही गुजारिश है, उसे घर के ज्यादा से ज्यादा करीब यानी कुख्यात फॉक्स रिवर स्टेट पेनिटेंट्री में कैद किया जाए। इस पल वेरोनिका आखिरकार उसके असली इरादे का अंदाजा लगा लेती है। जज द्वारा उसकी गुजारिश मान लेने की बात सुनकर माइकल के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। जेल में अपने पहले दिन माइकल की मुलाकात गार्डों के खूंखार मुखिया कैप्टन बेलिक से होती है। यहाँ वार्डन के बाद सबसे बड़ी शक्ति उसी के पास है। जो कोई भी बेलिक से पंगा लेने की हिम्मत करता है, उसका हश्र मौत से भी बुरा होता है। माइकल का सेलमेट सुक्रे है, जो गर्मजोशी से भरा है। वो डकैती के लिए सजा काट रहा है और 16 महीने में रिहा होने वाला है। सुक्रे उसे जेल घुमाता है। बिल्ली पकड़े हुए ये बूढ़ा आदमी डीबी कूपर है। 30 साल पहले उसने $2 मिलियन छिपाए थे और तब से उसने कभी ये बात कबूल नहीं की है। ये काला आदमी जेल के अंडरग्राउंड मार्केट को चलाता है। सही कीमत पर वो आपको कुछ भी दिला सकता है। इस जेल में जंगल का कानून चलता है, जहां काले और गोरे गिरोहों में लगातार टकराव होता रहता है। उनसे न उलझना ही बेहतर है। लेकिन माइकल को इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं लगती। वह सिर्फ एक ही व्यक्ति की परवाह करता है, लिंकन बुरोज। सुक्रे पल भर के लिए हक्का बक्का रह जाता है, लेकिन फिर भी माइकल को इस बेहद खतरनाक व्यक्ति से मिलवाता है। कथित तौर पर इस आदमी ने उपराष्ट्रपति के भाई की हत्या की है और उसे 1 महीने में बिजली की कुर्सी पर बिठाया जाना है। मौत का सामना कर रहा होने के कारण लिंकन कुछ भी करने में सक्षम है, जिससे वो जेल का सबसे खतरनाक आदमी बन जाता है। गार्ड लिंकन को अलग रखते हैं, उसे सिर्फ बुधवार को काम के लिए बाहर निकालते हैं। उत्सुक होकर सुक्रे सोचता है कि माइकल को अपने पहले दिन ही ऐसे व्यक्ति में दिलचस्पी क्यों है। हालांकि माइकल का जवाब उसे हतप्रभ कर देता है। अगले दिन यार्ड टाइम के दौरान माइकल जेल के बॉस जॉन अब्रूजी के पास जाता है। जॉन कभी एक माफिया बॉस था। वो गार्डों को रिश्वत देकर जेल की फैक्ट्री चलाता है और जेल के अंदर कुछ खास सुविधाएं हासिल करता है। ये जेल फैक्ट्री कैदियों को दीवारें पेंट करने और शौचालय साफ करने जैसे छोटे मोटे काम करने देती है, जो थका देने वाला तो है, लेकिन सेल में बंद रहने से बेहतर है। कई कैदी इसमें शामिल होने के लिए बेताब रहते हैं और माइकल का भाई लिंकन वहीं काम कर रहा है। अपने भाई के करीब जाने के लिए माइकल जॉन के पास जाता है, ये उम्मीद करते हुए कि वो उसे अंदर जाने में मदद कर सकता है। अपनी बात खत्म करने के बाद माइकल ने एक कागज की सारस ओरिगामी क्रेन निकालकर मेज पर रख दी। जॉन तुरंत चकरा गया। क्या तुम सोचते हो कि मैं कोई टीनेज लड़की हूँ? तुम्हें लगता है कि एक कागज की सारस से तुम्हें मेरी तरफ से हरी झंडी मिल जाएगी? इसलिए जॉन ने बेअदबी से अपने आदमियों से माइकल को बाहर निकलवा दिया। माइकल अपने सेल में सुक्रे के साथ आराम से बातें कर रहा था जब अप्रत्याशित रूप से वार्डन पोप ने माइकल को बात करने के लिए बुलाया। सुक्रे को लगा कि कुछ गड़बड़ है। इस जगह पर किसी ने कभी पोप का ध्यान नहीं खींचा था जब तक कि माइकल ने किसी तरह उनकी रुचि न जगाई हो। पता चला कि पोप पहले ही माइकल की बैकग्राउंड की जांच कर चुके थे। शिकागो विश्वविद्यालय से एक शीर्ष प्रतिभा, शानदार ग्रेड के साथ और ग्रेजुएशन के बाद एक जाने माने स्ट्रक्चरल इंजीनियर। पोप समझ नहीं पाए कि माइकल जैसा व्यक्ति बैंक क्यों लूटेगा। हालांकि माइकल ने बस एक अस्पष्ट टिप्पणी की। ये देखकर कि पूछने के लिए और कुछ नहीं है, पोप ने सीधे मुद्दे पर बात की। उनकी पत्नी के साथ उनकी 40वीं शादी की सालगिरह में बस कुछ ही महीने बचे हैं और वो अपनी पत्नी के लिए अपने प्यार के प्रतीक के रूप में ताजमहल का एक मॉडल बना रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने इस पर काम किया, उन्हें एहसास हुआ कि ये बस गिरने ही वाला है। आमतौर पर पोप की खुशामद करना ऐसी चीज थी जिसके लिए कैदी और गार्ड दोनों ही झट से तैयार हो जाते, लेकिन माइकल ने साफ इनकार कर दिया। उसके पास करने के लिए और भी जरूरी काम थे और वो इस पर अपना समय बर्बाद नहीं करेगा। इस बीच जॉन को बाहर अपने अधीनस्थों सबॉर्डिनेट से एक कॉल आया। उन्हें एक गुमनाम पत्र मिला था जिसमें एक गवाह की तस्वीर थी जो उन्हें फंसा सकता था। साथ ही एक कागज की सारस भी थी।
पुलिस ने गवाह को गुप्त सुरक्षा के तहत रखा था और हालांकि वे इस गवाह को खत्म करना चाहते थे, लेकिन उन्हें जगह नहीं मिल पा रही थी। जॉन को माइकल और 2 दिन पहले लाई गई कागज की सारस याद आई। ये साफ था कि माइकल को गवाह की जगह जरूर पता होगी। जॉन तुरंत माइकल को ढूंढने गया, लेकिन माइकल इतनी आसानी से कुछ भी बताने वाला नहीं था। दोनों के बीच लड़ाई छिड़ गई। ऐसी जगह पर आत्मरक्षा जैसी कोई चीज नहीं होती। कोई भी जवाबी कार्रवाई करने पर एकांत कारावास यानी सॉलिटरी कॉन्फिनमेंट में भेजा जाएगा। जॉन भी घबराने लगा था। अगर माइकल को एकांत कारावास में डाल दिया गया तो वो गवाह का पता नहीं जान पाएगा और उसे मौत की सजा का सामना करना पड़ेगा। इसलिए उसने माइकल को जेल फैक्ट्री में लाने के लिए सहमति दे दी। लेकिन पोप इस घटना पर असामान्य रूप से नाराज थे और तुरंत घोषणा की कि माइकल 90 दिनों के लिए एकांत कारावास में रहेगा। तब तक लिंकन को पहले ही फांसी दी जा चुकी होगी। कोई और विकल्प न देखकर माइकल पोप के लिए ताजमहल का मॉडल ठीक करने के लिए सहमत हो गया। कहानी के दोनों पहलू सुलझ जाने के बाद उसे बस बुधवार के सामूहिक कार्य का इंतजार करना था ताकि वो अपने भाई से मिल सके। माइकल की सूची में संपर्क करने वाला अगला व्यक्ति सारा थी, जो जेल की महिला डॉक्टर थी। माइकल ने पहले ही सारा की जांच कर ली थी और पाया था कि वो वर्तमान गवर्नर की बेटी थी, जो अपने पिता से अनबन के कारण जेल में काम कर रही थी। माइकल डायबिटीज होने का नाटक करके इंसुलिन का इंजेक्शन लगवाने के लिए यहाँ आया। सारा से बातचीत करके तालमेल बिठाने लगा, जबकि कभी कभी अपनी भागने की योजना बनाने के लिए खिड़की से बाहर झांक रहा था। समस्या ये थी कि उसे वास्तव में डायबिटीज नहीं था और जरूरत से ज्यादा इंसुलिन के इंजेक्शन से उसके हाथ अनियंत्रित रूप से कांपने लगे। यहाँ तक कि सारा को भी संदेह होने लगा कि क्या उसे सच में मधुमेह है। इसलिए उसने अगली बार माइकल के आने पर जांच करने का सुझाव दिया। इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए माइकल बेंजामिन के पास गया, इंसुलिन के असर को खत्म करने वाली गोलियां लेने के लिए। आखिरकार बुधवार आ गया और माइकल को अपने भाई लिंकन से मिलने का मौका मिला। कपड़े बदलते समय माइकल ने लिंकन से पूछा कि क्या उसने सच में उपराष्ट्रपति के भाई को मारा था। लिंकन ने जोर देकर कहा कि उसने कभी किसी को नहीं मारा और उसे फंसाया गया है। ये जानते हुए कि उसका भाई कभी झूठ नहीं बोलता, माइकल ने आज की अपनी प्लानिंग भाई के साथ शेयर की। हाँ, माइकल ने बड़ी मेहनत से जेल में प्रवेश किया था ताकि वो अपने भाई के साथ भाग सके। लिंकन ने माइकल को उसके लिए जोखिम न लेने की चेतावनी दी, क्योंकि अगर वे बाहर निकल भी गए तो पैसे के बिना उन्हें संघर्ष करना पड़ेगा। माइकल ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चार्ल्स यानी डीबी कूपर को देखा जो अपने जूते उतार रहा था। लेकिन इतनी उच्च सुरक्षा वाली जेल से भागना सिर्फ बात करने जितना आसान नहीं था। संयोग से कुछ साल पहले जेल का नवीनीकरण हुआ था और ठेका कंपनी माइकल की ही नियोक्ता थी। इसलिए माइकल जेल के सभी प्लानिंग और स्ट्रक्चरल डायग्राम से बहुत परिचित था। लेकिन इतनी बड़ी जेल के हर कोने को वो कैसे जान सकता था? ये उसके लिए कोई समस्या नहीं थी। जेल में प्रवेश करने से 2 महीने पहले उसने सभी रूट मैप्स अपने टैटू में छिपा लिए थे। ज्यादातर लोगों को ये एक सामान्य राक्षसी टैटू लग सकता है, लेकिन अगर आप इसे कुछ सेकंड के लिए घूरते हैं तो आपको एहसास होगा कि टैटू वास्तव में एक जटिल जेल ब्लूप्रिंट छुपाता है। और यही माइकल की भागने की योजना की कुंजी थी।